बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 7। आज हम आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शली इमर्स्ड करते हैं इन अ लिक्विड तो अपथ्रस्ट एक्ट करता है जो कि बराबर है वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी जितने वेट की जगह उसने ली है उस वेट के बराबर होगा। यही वजह है कि हम लॉस ऑफ वेट ऑब्जर्व करते हैं जब भी हम किसी बॉडी को इमर्स्ड करते हैं लिक्विड के अंदर टोटली। हम ये ऑब्जर्व करते हैं जैसे ही उस बॉडी को हम लिक्विड में से निकालते हैं तो उसके वेट में इजाफा हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि जब वो लिक्विड के अंदर था तो उसके वेट में कमी आई थी। और वो कमी क्यों आई थी? अपस्ट्रेस की वजह से, यानी अपवर्ड फोर्स की वजह से। यही वजह है कि जब एयरफिल्ड बैलून को हम पानी के बॉटम पे ले जाते हैं सरफेस से, और जब हम उसे रिलीज़ करते हैं तो वो अचानक शूट करते हुए सरफेस पर आ जाता है। और यही चीज़ हम ऑब्ज़र्व करते हैं वुड के साथ भी, कि जब हम बॉटम ऑफ द वाटर उसे रिलीज़ करते हैं तो वो फ़ौरन जो है वो सरफेस की तरफ आता है। ये क्यों आता है? अपथ्रस्ट फोर्स की वजह। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन अ बॉडी इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, यानी किसी भी बॉडी को पूरे का पूरा या कुछ हिस्सा उसका पानी में इमर्स्ड कर दिया जाए, डाल दिया जाए, तो हम एक अपवर्ड फोर्स, एक अपथ्रस्ट महसूस करते हैं उस ऑब्जेक्ट पर जो कि वेट के बराबर है उस लिक्विड के जिसकी जगह उस ऑब्जेक्ट ने ली है। इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और हाइट h है, और उसे इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर। इमर्स इस तरह करते हैं कि उसके जो टॉप सरफेस है उसकी जो डेप्थ है वो h1 है, और जो बॉटम सरफेस है उसकी जो डेप्थ है वो h2 है, जिसमें h जो है वो h2 माइनस h1 के बराबर है। यानी अगर हम h2 में से h1 को माइनस करें तो हमारे पास h आ जाए। P1 और P2 लिक्विड प्रेशर है डेप्थ h1 पे और डेप्थ h2 पे, और रो जो है वो डेंसिटी है। यानी डेप्थ h1 पे जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, और जो डेप्थ 2 पे जो प्रेशर लग रहा है वो P2। F1 वो फोर्स है जो उस प्रेशर की वजह से टॉप पर लग रही है, और F2 वो फोर्स है जो P2 की वजह से बॉटम पे लग रही है। अगर इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो F2 माइनस F1 आएगी। माइनस हम ऐड कर रहे हैं, माइनस का साइन इसलिए आएगा कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे रो जी h2a माइनस रो जी h1a, तो हमारे पास रो जी a कॉमन आ जाएगा, और h2 माइनस h1 जो है वो पीछे रह जाएगा। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि h2 माइनस h1 जो है वो h के बराबर है, जिसकी वजह से AH जो है वो वॉल्यूम के बराबर है। और ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रो जी V जो है
वो वेट है। क्यों कि रो वी जो m को रिप्रेजेंट कर और mg क्या है, वेट। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि अब थ्रस्ट जो है, जो एक्ट कर रही है बॉडी पे, जो कि हमने पानी में डाली हुई है, वो वेट के बराबर है ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, विच इज़ आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, जो कि आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है। हैंस इट इज़ डिराइव्ड दैट द upthrust force is equal to the weight of the liquid it displaces। हमने इसे मैथमेटिकली भी ड्राइव कर दिया है कि when a body is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust act on it equal to the weight of the liquid it displaces। नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। एक किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम आर्चिमेडीज प्रिंसिपल ही को यूज़ करते हैं। क्यों कि जो वेट है of a body with an equal volume of liquid is same as their densities। यानी जो वेट ऑफ द बॉडीज हैं, यानी with an equal volume of liquid, यानी जितना वेट है बॉडी का और उस वाटर के वॉल्यूम का जो कि उसने डिस्प्लेस किया है, उसकी रेशो और उन दोनों की डेंसिटीज की रेशो सेम होगी। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट d है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट w है और वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो w है। जो कि W1 माइनस W2 के बराबर है, इसमें W2 जो है वो वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड है और W1 जो है वो एक्चुअल वेट है। चूँकि दोनों की रेशो सेम होती है, उसको हम कंपेयर करते हैं तो उसकी बेस पे जो है वो हम डेंसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर हम एक ऑब्जेक्ट का वेट हवा में और उसका वेट पानी में फाइंड कर लें तो हम जो है वो आसानी के साथ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन 7.7 की मदद से। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, a floating object displaces a fluid having weight equal to the weight of the object। यानी जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करती है फ्लूइड को, उतने अमाउंट ऑफ फ्लूइड को जिसका वेट जो है वो ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर है। यानी एक ऑब्जेक्ट उस टाइम फ्लोट करता है द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स। एक ऑब्जेक्ट सिंक कर जाती है अगर उसका वेट जो है वो ग्रेटर है अपथ्रस्ट फोर्स से, और ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है उसका वेट अगर बराबर हो या कम हो अपथ्रस्ट फोर्स से। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के केस के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट में भी partially immersed, the thrust force is always equal to the weight of the fluid displaced by the object।
यानी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि उसका जो वेट है वो या तो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर हो या उससे कम हो, तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम 2 एग्जांपल्स देख लेंगे। एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि क्या वजह है कि वुड का ब्लॉक जो है वो फ्लोट करता है जबकि एक लोहे की पिन जो है वो डूब जाती है। तो उसकी वजह यह है कि इट इज़ बिकॉज द वेट ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। यानी पानी जितने वाटर की जगह ले रहा है, उस वाटर का जो वेट है वो ब्लॉक के वेट से ज़्यादा है। इस वजह से वो वुडन ब्लॉक जो है फ्लोट करेगा और एक आयरन पिन जो है वो सिंक कर देगी। क्यों? कि उसका आयरन पिन का वेट जो है वो उस वॉल्यूम ऑफ द वाटर से ज़्यादा है जिसको उसने डिस्प्लेस किया। यही वजह है कि शिप्स और बोट्स को भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे ही बनाया जाता है, और ये शिप्स डूब जाएंगी पानी के अंदर अगर इनका जो वेट है, यानी जिसमें पैसेंजर और उनकी चीज़ें हैं उसका वेट भी शामिल है, वो अगर अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो तो वो शिप जो है वो सिंक कर जाएगी। यानी एक मखसूस तादाद तक पैसेंजर्स को रखा जा सकता है शिप में, और एक ख़ास अमाउंट तक के वेट को अलाउ किया जा सकता है शिप में, तो शिप फ्लोट करेगी। वरना जैसे ही वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा होगा वो शिप जो है वो सिंक कर जाएगी। इसी तरह सबमरीन, जिसमें खासियत मौजूद है कि वो बेवक्त सतह समंदर पे और सतह समंदर से नीचे ट्रैवल कर सकती है, उसको भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ही की बुनियाद पर डिज़ाइन किया जाता है। होता इस तरह है कि उसमें एक सिस्टम ऑफ टैंक्स हैं जिनको हम भर भी सकते हैं और ख़ाली भी कर सकते हैं। जब हम सिस्टम ऑफ टैंक्स को भरते हैं सी वाटर से तो वेट ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेस, तो वेट जो है सबमरीन का इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही इसका वेट जो है वो ग्रेटर देन अपथ्रस्ट होता है, डाइव्स इनटू द वाटर, तो समंदर की सतह से नीचे चली जाती है और वहीं रहती है। ऊपर आने के लिए द टैंक्स आर एम्प्टीड फ्रॉम सी वाटर, उन टैंक्स को सी वाटर से एम्प्टी कर दिया जाता है, तो उस वक्त जो सबमरीन का वेट है वो अपथ्रस्ट से कम हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिसिटी का है। द प्रॉपर्टी of a body to restore its original size and shape as the deforming forces ceases to act on it is called elasticity। यानी एक बॉडी की प्रॉपर्टी कि वो अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में वापस आ जाए जब डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो उसे हटाई जाए। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? द अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी एक बॉडी अपनी जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स उससे हटाई जाए तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, वो क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। यानी स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच कर दिया जाए और फिर इसको छोड़ा जाए तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ये उसकी इलास्टिसिटी है। इस आयरन स्लैब को फोर्स की मदद से नीचे की तरफ धकेला जाए और फिर छोड़ दिया जाए तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो ये क्या है? ये इसकी इलास्टिसिटी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्ट्रेस का है, और स्ट्रेस क्या है? द फोर्स अप्लाइड
on unit area of the body is called stress. स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया पे आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो स्ट्रेस कहलाती है, और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेन, जब स्ट्रेस बॉडी पे लगाते हैं तो उस पे जो चेंज आता है, ठीक है, तो जो रेशो है of a such change caused by the stress with the original length or volume is called strain. Strain ratio है change in length divided by original length के, यानी original length के लिहाज से कितना जो है वो लेंथ के अंदर चेंज आया है वो स्ट्रेन है। स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, क्यों कि दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है ये कंपैरिजन है। नेक्स्ट हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस within the elastic limit of the body. The strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. यानी एक बॉडी के अंदर जो चेंज है, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। लेकिन कब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जब तक वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है। According to Archimedes' principle, the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body. यानी स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, और जब कॉन्स्टेंट स्ट्रेन हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट क्या है कि वो लिमिट जिसके अंदर बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप को रिकवर कर ले, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव की जाए वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। और जब स्ट्रेस जो है वो क्रॉस करता है दिस लिमिट, तो क्या होता है, चीज़ जो है वो अपनी वापस अपनी ओरिजिनल शेप या पोजीशन में, लेंथ में नहीं आती। ये इलास्टिक लिमिट है। तो हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है तमाम काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन, तमाम मैटर्स की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, विद इन अ सर्टेन लिमिट। और लिमिट क्या बताती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन अ बॉडी विदाउट causing permanent deformation in its length, volume or shape. जब बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिस्टोर नहीं कर पाती, जब उसमें से स्ट्रेस जो है वो रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यंग्स मॉडुलस है। यंग मॉडुलस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिटरमाइन करती है मेटल की स्टिफनेस को, यानी कितना मजबूत है मेटल, वो कितना सख्त है, यानी कितनी वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, वो यंग मॉडुलस है। और ये रेशो है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान। यंग मॉडुलस रेशो है स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान। यंग मॉडुलस की बेस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मजबूती या सख्ती को मेजर कर सकते हैं कि कितनी फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ज़्यादा स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकेगा, और स्टिफनेस कम होगी तो कम से कम। यानी मिसाल अगर ले ली जाए तो हमारे पास यहाँ टेबल के अंदर मुख्तलिफ की स्टिफनेस दी हुई है।
तो लेड जो है उसकी स्टिफनेस सबसे कम है, यानी लेड पे हम स्ट्रेस यानी कुछ ही स्ट्रेस के बाद जो है वो फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है वो टूट जाएगा। ग्लास का यंग मॉडुलस ज़्यादा है, जो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ग्लास की स्टिफनेस ज़्यादा है, आयरन की उससे बहुत ज़्यादा है, एल्युमिनियम की उससे कम है आयरन से, ठीक है। और जो हड्डी है, बोन जो है, उसकी स्टिफनेस जो है वो सबसे कम है। रबर की स्टिफनेस जो है वो और कम है, ठीक है। यानी स्टिफनेस यंग मॉडुलस ये बताता है कि इतनी फोर्स से इतना जो है वो इंक्रीज आएगा लेंथ के अंदर, यानी आयरन के लेंथ के अंदर इंक्रीज करने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जबकि रबर की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो यंग मॉडुलस बेसिकली स्टिफनेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितना जो है वो एक मैटर जो है वो सख्त है। ये रेशियो है बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेन और स्ट्रेस के दरमियान, यानी स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन है, स्ट्रेस हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया है, और टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है। हम रेशियो के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास यंग मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ है, और यंग मॉडुलस की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो ये बताती है कि एक मैटर जो है वो कितना सख्त है, और ज़ाहिर है जो मैटर जितना सख्त होगा उससे उसकी लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। यहाँ पर जो है वो हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे।